साथियों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 और 72वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के आप लोगों को क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन क्या आया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। देखिए, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। चलिए, अभी तक मैंने इसको देख लिया कि ये बहुत ठीक है, अभी ठीक-ठाक कथन है। सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। देखिए, प्रस्तावना में संशोधन की बात आ गई है, तो ये प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है? उसके बाद क्या बोला है, प्रस्तावना संसद को संविधान के किसी भी मूल प्रस्तावना प्रावधान को बदलने की असीमित शक्ति प्रदान की गई। देखिए मेरे प्यारे साथियों, असीमित शक्ति प्रदान नहीं किया गया बल्कि सीमित शक्ति प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन जब हम देखेंगे तो स्टेटमेंट नंबर 3 तो बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 आपका सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मूल संविधान को बदलने की असीमित, यानी प्रस्तावना संसद को संविधान की किसी भी मूल प्रावधान को बदलने की असीमित शक्ति रहती है। ये जब आ गया है स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपका सही होगा, ठीक है? तो स्टेटमेंट 1 और 2 आपका राइट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? असीमित संसाधन मतलब असीमित शक्ति नहीं देता है प्रस्तावना संसद को संविधान के किसी भी मूल प्रावधान को बदलने के लिए। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 3 था वो इसीलिए खत्म हो गया। देखिए, इससे संबंधित कुछ चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि केशवानंद भारती वाद जो हुआ था 1973 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है? हुए भी हैं, जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो उसमें आपको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सब शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लेकिन यहाँ पे प्रस्तावना संसद को असीमित शक्ति नहीं देती है कि संसद मतलब किसी भी तरह के पूरे चीज़ों को, उसके स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को, डॉक्ट्रिन को, ये सब कुछ नहीं, ये सीमित है। संसद की शक्ति जो होती है संशोधन में वो सीमित होती है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से सीमित होती है। तो इसको याद रखिएगा, असीमित नहीं है। असीमित के कारण आपका जो स्टेटमेंट 3 था वो खत्म हो गया था, गलत हो गया था। इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल, धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है, मनी बिल, जिसको हम लोग केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो आपका सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल सिफारिशें कर सकती है। हाँ, एक हम तो कुछ कह सकते हैं कि ये भाई अभी तक सही है, ठीक है? ठीक, उसके बाद क्या है, तीसरा स्टेटमेंट, राज्यसभा को धन विधेयक पर 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें वापस करनी होती है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ये भी स्टेटमेंट सही है कि 14 दिनों के अंदर जो होता है ना, वो राज्यसभा को धन विधेयक पर अपना अनुमति देना होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए एक चौथा जो स्टेटमेंट है, लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो यहाँ पे बताइए आप, इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ना, ओ, मेरे प्यारे साथियों, सब के सब यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो देखिए, इस पे आप लोग अगर मंथन कीजिएगा तो मनी बिल को अगर देखिएगा तो 110 आर्टिकल में जाइएगा तो उसमें आपको मनी बिल आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधेयक को। राज्यसभा इसमें संशोधन बाध्यकारी रूप से नहीं है। तो राज्यसभा की बात हो रही थी क्या? तो राज्यसभा की बात मेरे प्यारे साथियों सिफारिशें कर सकती है। तो ये सिफारिशें कर सकती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला है सिफारिशें कर सकती है। ये देखिए, कर सकती है, बाध्यकारी नहीं है, केवल सिफारिशें कर सकती है। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद, ठीक है, लोकसभा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, ठीक है? तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट नंबर 3 में आइएगा,
तो स्टेटमेंट नंबर 3 में मेरे प्यारे साथियों जब आइएगा तो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि राज्यसभा को धन विधेयक ये तो होगा ही होगा। लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जब आप आइएगा तो राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिनों के अंदर वापस करना होता है। ये भी आपका स्टेटमेंट नंबर 3 था जो कि सही हो जाएगा। धन विधेयक होने का अंतिम प्रमाण लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 4 जो बोला ना, स्टेटमेंट नंबर 4 वो सही हो जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4 सब के सब सही हो जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया? प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है? क्या बोला है? स्टेटमेंट नंबर 1 मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है थी वो राजगृह थी। बिल्कुल, अभी जो राजधानी पटना है ना मगध की, मगध पूरे मगध या बिहार का बोलिए, तो अभी पटना है, तो उस समय मगध थी और मगध का जो राजधानी उस समय था वो राजगृह था। ठीक है? तो आपको पता होगा हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, अ, उसी के द्वारा इसको बनाया गया था राजधानी। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है? बाद में राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। उदयन ने पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दिया था राजधानी। 3 नंबर स्टेटमेंट क्या है? नंद वंश ने मगध की राजधानी राजनीतिक शक्ति को अत्यधिक विस्तारित किया। देखिए, नंद वंश ने नहीं किया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है? तो यहाँ पे नंद वंश नहीं होगा। ठीक है? नंद वंश नहीं होगा। नंद वंश ने मगध की राजनीतिक शक्ति को अत्यधिक प्रसारित किया था, विस्तारित किया था। तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो चौथा सही है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट नंबर अगर हम 1, 2, 4 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा। 1, 2, 4। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि देखिए मगध का प्रारंभिक राजनीतिक जो केंद्र था वो राजगृह ही था। बाद में पाटलिपुत्र उसका राजधानी बना। नंदों ने विशाल सैन्य शक्ति के माध्यम से मगध को मजबूत किया था। तो देखिए नंद वंशों ने, नंद वंश की बात हो रही थी, तो यहाँ पे नंद वंश वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो 1, 2, 3, 4 सब के सब सही हो जाएंगे। ठीक है? सब के सब सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया और बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़ते समय हम लोग देखते हैं कि पाटलिपुत्र राजगृह था सबसे पहले, उसके बाद पाटलिपुत्र नंदवंश का मौर्य। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं सारे के सारे। तो जितने भी स्टेटमेंट थे सब के सब सही थे। यानी मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह ही था। बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। नंद वंश ने मगध की राजनीतिक रूप से शक्ति को विस्तार किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से फंसाने के लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और उसके स्टेटमेंट और ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है? चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? देखिए यहाँ पे गलत बोला है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है? ये तो बिल्कुल सही है भैया। उसके बाद अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संगठन से संबंधित है, तो ये भी आपका सही है। तो गलत चुनना है, तो ये गलत नहीं है, सही है। 44वां समान नागरिक संहिता सिविल, ये तो सही है, ये भी सही है। 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये भी सही है। यानी इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो गलत हो। तो ऑप्शन नंबर डी पे चले जाइए, ई पे, सॉरी, ऑप्शन नंबर ई पे चले आइए। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 32 की बात करें तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है। ठीक है? ठीक है? उसके बाद अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत वाला, 44 समान नागरिक संहिता। देखिए 44 था और समान नागरिक संहिता था, तो ऑप्शन जो सी था ये भी सही था। ठीक है? 50 में देखिए क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये निर्देश देता है। तो सबके सब तो सही थे और गलत चुनना था, तो गलत तो इसमें है नहीं कोई। तो ऑप्शन नंबर ई को चुनेंगे। क्या? ऑप्शन नंबर ई को चुनेंगे, अनुत्तरित। मैं ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से किसी को नहीं चुनना 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 चाहूँगा। ऑप्शन नंबर ई को चुनना चाहूँगा कि क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में कोई आपका मैच नहीं खा रहा है, कोई सही नहीं है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया? बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए बिहार के संदर्भ में पूछा गया है,
देखिए यहाँ पे बोला है बिहार का पूरा क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित है। देखिए ऐसा नहीं है कि पूरा क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित है, ठीक है? दक्षिण बिहार के क्षेत्र में जाइएगा तो पूरा मैदान नहीं हो जाएगा, ठीक है? दक्षिण पश्चिम बिहार में कैमूर का पठारी क्षेत्र पे दक्षिण पश्चिम में कैमूर का, ठीक है? तो ये सही लग रहा है। बिहार की सभी नदियाँ हिमालय से निकलती है, तो ये तो ऐसे ही गलती दिखने में लग रहा है, ठीक है? बिहार का कोई पठारी भौगोलिक क्षेत्र नहीं, ये तो गलती हो गया। कैमूर की पठारी जानते होंगे आप। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है? बिहार का पूरा क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित है, ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जा रहा है, ठीक है? तो देखिए यहाँ बिहार को केवल समतल गंगा मैदान मानना अधूरा दृष्टिकोण है। दक्षिण पश्चिम बिहार में कैमूर का पठार क्षेत्र मिलता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में ही था। सोन नदी और कैमूर क्षेत्र में बिहार के दक्षिणी भौगोलिक स्वरूप को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सोन नदी, ठीक है? उत्तर बिहार की अनेक प्रमुख नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, लेकिन सोन जैसी नदियां आपको ये प्रादीपीय पठारी क्षेत्र से निकलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो था ये बिल्कुल मजबूत था और मजबूती के साथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रश्न क्या आया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से सजाइए। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, तो मेरे प्यारे साथियों चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है। तो चंपारण सत्याग्रह आपको पता है कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया गया। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, सफल सत्याग्रह था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो देखिए 1920 से लेके 1919 से लेके 1920 तक हम कह सकते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 ही कहिए, क्योंकि खिलाफत के मुद्दे को उसमें शामिल किया गया था, ठीक है? उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो सविनय अवज्ञा देखिए असहयोग आंदोलन 1920-22 था, ठीक है? सविनय अवज्ञा 1930 था। भारत छोड़ो आंदोलन देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 था। क्या था? 1930 था, ठीक है? तो यहाँ पे समझ सकते हैं चंपारण सबसे पहले, ठीक है? 1917 यानी एक आपका सबसे पहले आने वाला है, ठीक है? उसके बाद आने वाला है आपका सहयोग यानी 2 आने वाला है। उसके बाद आने वाला है 3, 3 आने वाला है। उसके बाद आने वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह बिहार से शुरू हुआ था और सफल रहा। उसके बाद देखिए आप असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 और 22 के अब दरमियान देखिएगा, चूंकि उस समय खिलाफत आंदोलन जो हो रहे थे 1919 में, तो के मुद्दे को भी खिलाफत के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया था, ठीक है? उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो 1930 में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या? 1930 में देखने के लिए मिलेगा। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो 1942 में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो सब के सब जो आपके थे वो सब के सब सही थे, ये मतलब, और इसमें सीक्वेंस सजाना था और सीक्वेंस बिल्कुल सही क्लियर थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है? देखिए अगर हम इस तरह से देखेंगे भारत का नक्शा, तो मेरे प्यारे साथियों ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ऐसे पश्चिमी घाट, इधर आप आइएगा तो पूर्वी घाट पर्वत है, और पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के मिलन स्थल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो नीलगिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियाँ हैं जो मेरे प्यारे साथियों ये पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ये अरब सागर है, ठीक है? यहाँ पे अरब सागर में गिरती गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती कौन-सा? देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो आपको पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा ऑप्शन में है, ताप्ती तो है नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? तो देख सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ आपको पश्चिमी वाहिनी है। बाकी के देखिए जितने भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, वो सब पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती आपको अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे क्या बोला, वे न्यायालय द्वारा उसी प्रकार परिवर्तनीय है जैसे मौलिक अधिकार। नहीं, इसको देख लेते हैं। वे शासन के लिए मौलिक मार्गदर्शक सिद्धांत है, वे केवल राष्ट्रपति पर लागू होते हैं, ऐसा नहीं है। उनका उल्लेख संविधान में नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
वे शासन के लिए मौलिक मार्गदर्शक सिद्धांत है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। वे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और यहाँ बोला है मौलिक है, तो ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 37 में आप जाइएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा और ये परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यहाँ क्या बोला था? न्यायालय द्वारा उसी प्रकार परिवर्तनीय है, चेंजेजेबल है। नहीं, ये तो हो ही नहीं, एक तो स्टेटमेंट गलत था। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और आप लोगों को देखना है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है? राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, बिल्कुल। 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हो जाते हैं। 2 वर्षों में लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो 1, 2, 3 आपके सही हो जाएँगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपके राइट आंसर हो जाएँगे, ठीक है? कार्यकाल मेरे प्यारे साथियों 6 वर्ष होता है राज्यसभा का, इसको याद रखिएगा और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, और बात करें कि 1/3 जो सदस्य होते हैं, वो 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो देखिए यहाँ पे, यदि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक मौद्रिक नीति को कठोर करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव सबसे अधिक संभावित होगा? ठीक है? ऋण की लागत घटेगी और निवेश स्वतः बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी, ब्याज दरों में वृद्धि से मांग पर दबाव पड़ सकता है, सरकार राजस्व तुरंत दोगुना ये ऐसा तो होगा नहीं, डी नंबर तो ऐसे ही, ब्याज दरों में वृद्धि से मांग पर दबाव बढ़ सकता है। देखिए ब्याज दर में वृद्धि वृद्धि आप कीजिएगा तो माँग में दबाव क्या बढ़ेगा भैया? वो तो लेगा ही नहीं कोई। अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी, ऋण की लागत घटेगी और निवेश स्वतः बढ़ेंगे। ठीक है? तो मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक, देखिए स्फीति नियंत्रण करने के लिए बोला है ना, तो यहाँ पे आप लोग इसको समझिएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति को कठोर करता है, तो कौन-सा प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे? तो ऋण की लागत घटेगी और निवेश स्वतः बढ़ेगा, है नहीं? अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी, ब्याज दरों में वृद्धि से माँग पर दबाव। हाँ, ये आप देखिए, ठीक है? ये देखिए, यही पूछा था, ठीक है? मौद्रिक नीति को कठोर करता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यदि आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति को कठोर करता है, तो मेरे प्यारे साथियों ब्याज दरों में वृद्धि से मांग पर दबाव बढ़ेगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, हिमालय युवा बलित पर्वत है, इसका निर्माण मुख्यतः भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर से हुआ है। ठीक है? हिमालय अभी भी, देखिए हिमालय एक वलित पर्वत है, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका निर्माण मुख्यतः भारतीय और एशियन प्लेटों की टक्कर से हुआ है, ये भी सही है। हिमालय अभी भी भूगर्भीय दृष्टि से सक्रिय है, ये भी सही है। बढ़ रहा है उसका हाइट, अभी 8,848 8,848.86 मीटर आप लोग देखिएगा इसका हाइट। हिमालय में भूकंप के खतरा अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है? तो देखिए ये सबके सब स्टेटमेंट जो है, हिमालय में भूकंप का खतरा अपेक्षाकृत अधिक है। तो यहाँ सब के सब जो है, वो सब के सब यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 पे जाइए। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 2026 में कॉस्पर विक्रम साराभाई, देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स का आ गया है। 2026 में कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो 2026 में कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल से निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे, यह पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय महिला वैज्ञानिक को दिया गया है। ठीक है, यही मेरे प्यारे साथियों, यह पुरस्कार केवल खेल, देखिए केवल खेल नहीं बल्कि और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसमें खेल में तो दिया नहीं जाएगा इसको। यह पुरस्कार
भारत सरकार द्वारा केवल प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं, यहाँ सारा भाई लगा हुआ है तो समझ सकते हैं वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। ठीक है, खेल तो दिया नहीं जाएगा। यह पुरस्कार कृषि अनुसंधान के लिए दिया जाएगा, नहीं, यहाँ पे सारा भाई लगा हुआ है वैज्ञानिक और वो भी स्पेस वाला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय महिला वैज्ञानिक को दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उस प्रोफेसर का नाम था, जिनका नाम था अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ठीक है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो फिजिक्स की निर्देशक रही हैं। और 2026 को कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल इनको दिया गया है। और इस सम्मान को पाने वाली जो अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम है, वो पहली भारतीय महिला बनी है, जो कि 46वीं कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली के दौरान उनको फ्लोरेंस इटली में उनको दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। प्रधानमंत्री के 2026 स्वतंत्रता दिवस भाषण में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य घोषणा चर्चा में रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य। हाँ बिल्कुल, ये आपका सही है। अभी जो 15 अगस्त को मोदी जी भाषण दिए, उसमें आपको 2047 तक 100 गीगावाट जो परमाणु ऊर्जा है उसको बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। तो ऑप्शन तो ये सही लग रहा है। एआई इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है, ये भी सही है। 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का लक्ष्य भारत करेगा, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, सबके सब राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है, 2026 में भारत की ब्लू इकोनॉमिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है। 2026 में भारत की ब्लू इकोनॉमिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है। क्या बोला है, समुद्री मत्स्य पालन, ये सही है। समुद्री परिवहन, ये सही है। समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, सही है। सबके सब यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबके सब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देख सकते हैं फिशरीज है, शिपिंग है, पोर्ट्स है, मेरीन बायोटेक्नोलॉजी है, और ठीक है, ऑफिसर्स रिन्यूएबल एनर्जी है। ये सब के सब आपके क्या हो रहे हैं, ये सब के सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र जगदीशपुर था, ये बिल्कुल सही है। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन, जगदीशपुर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए वीर कुंवर सिंह ने आरा क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध, ये भी सही है कि आरा क्षेत्र में इनका दबदबा था। हालांकि पूरे बिहार के संदर्भ में भी उन्हीं का नाम आएगा। वीर कुंवर सिंह की आयु विद्रोह के समय काफी अधिक थे, हाँ 80 वर्ष के थे, 80 वर्ष के थे। ठीक है, 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह तक सीमित नहीं, एक किसानों तक भी, और जो क्षेत्र के जमींदार थे उनको तक भी ये पहुंच गया था, केवल किसान ही नहीं थे इसमें। तो ऑप्शन जो मतलब स्टेटमेंट जो 4 है ये आपका गलत हो रहा है, यानी 1 2 3 आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बंगाल विभाजन 1905 के संदर्भ में आप लोगों को बताना है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ, तो बिल्कुल सही, स्टेटमेंट 1 सही है। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन तेज हुआ, ये भी सही है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को आंदोलन का महत्वपूर्ण हथियार बनाया, ये भी सही है। बंगाल विभाजन का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं देखने के लिए, ये गलत हो गया। तो 1 2 3 यहाँ भी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसके विरोध में स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन को नया स्वरूप मिला। इस आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया। तो आप देख सकते थे कि वहाँ ऑप्शन के हिसाब से सही थे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए 17 नंबर है, असहयोग आंदोलन के संबंध में। देखिए असहयोग आंदोलन यह 1920 में शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। 1919 का जो खिलाफत आंदोलन था उसको 1920 में असहयोग आंदोलन के मुद्दे में शामिल कर लिया गया। गांधी जी ने सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार का आह्वान किया, ये भी सही है स्टेटमेंट। चौरी चौरा की घटना इसको वापस ले लिया गया, बिल्कुल इसको वापस ले लिया गया था। आंदोलन का घोषित उद्देश्य सशस्त्र क्रांति था, नहीं, इसको शांतिपूर्वक चलाना था। ठीक है, अशांति नहीं था, शांति था। इसलिए 1 2 3 हो गए, 4 गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, बाकी सब सही है। ठीक है, तो देख सकते हैं असहयोग आंदोलन 1920-22, गांधी जी का जोर हिंसक अहिंसक असहयोग पर। चौरी चौरा घटना के बाद उसको गांधी जी ने वापस ले लिया, सबके सब सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मेरे प्यारे साथियों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखिए क्या है, बिहार के संदर्भ में चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व क्या था? ठीक है, बिहार के संदर्भ में चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व क्या था? क्या बोला है? भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। बिल्कुल सही है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह ही था। नेक्स्ट क्या है? भारत में पहला सशस्त्र विद्रोह हुआ। सशस्त्र विद्रोह ये मेरे प्यारे साथियों नहीं था, ये शांतिपूर्वक था। भारत में पहला मजदूर आंदोलन नहीं, ये तो फिर चले जाइए आप बारदोली वहाँ चले जाइए, अहमदाबाद मिल मजदूर। भारत में पहला किसान विद्रोह, भारत में पहला किसान विद्रोह नहीं, इससे पहले कई किसान विद्रोह हुए थे, लेकिन भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह यही था। ये आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। अ, बिहार के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? मगध प्राचीन भारत के प्रमुख राजनीतिक शक्तियों में से एक था। बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र मगध की महत्वपूर्ण राजधानी बनी, ये बिल्कुल सही है। मौर्य साम्राज्य के समय पाटलिपुत्र का अत्यधिक महत्व था, ये भी बिल्कुल सही है। चूंकि आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, वो जब सेल्यूकस निकेटर की बेटी हिलना से विवाह किया था, तो मौर्य वंश का जो मगध था, मगध का क्षेत्र, वो पहुंच चुका था। कहाँ तक पता है? ये पहुंच चुका था मेरे प्यारे साथियों, हिंद कुश पर्वत तक। पाटलिपुत्र केवल धार्मिक केंद्र है, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। धार्मिक केंद्र था नहीं था, राजनीतिक रूप से भी ए, 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 ये केंद्र था। तो 1 2 3 आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा केंद्र था। बिल्कुल सही। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसका संबंध बौद्ध अध्ययन से था, ये भी सही है। यहाँ दूर दूर से लोग आते थे। चीनी यात्रियों ने इसके बारे में महत्वपूर्ण विवरण दिए है, बिल्कुल सही। नालंदा की स्थापना मुगल ने नहीं किया है मेरे प्यारे साथियों, स्टेटमेंट इसीलिए आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, नालंदा की स्थापना मुगलों ने नहीं की है। ठीक है, तो किसने किया है हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। 1 2 3 आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, विक्रमशिला महावीर का संबंध किस राजवंश से था? ठीक है, तो यहाँ पे धर्मपाल पाल, तो विक्रमशिला धर्मपाल ने स्थापना किया था, लेकिन पाल वंश से था। किस वंश से? पाल वंश से था। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के कृषि क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बिहार के कृषि क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मखाना, मिथिला बिल्कुल सही है। लीची मुजफ्फरपुर सही है। जर्दालू आम भागलपुर सही है। तो इसमें से सभी के सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। मखाना मिथिला क्षेत्र में, लीची मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, जर्दालू आम भागलपुर में, तो सबके सब आपके सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में दियारा भूमि का संबंध मुख्यतः किससे है? तो देखिए क्या है, नदी द्वारा निर्मित बाढ़ या मैदानी नदी के निक्षेप से। ठीक है, अभी तक देख लीजिए आगे क्या है। केवल पर्वतीय नहीं, केवल पर्वतीय नहीं, रेगिस्तानी भूमि तो होगा नहीं, कट जाएगा। समुद्री तटीय तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, बिहार की जनजातीय संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण था? तो बिहार की जनजातीय, तो देखिए दक्षिण बिहार की बात करें, देखिए केवल उत्तर पश्चिम की बात करें, उत्तर पश्चिम में तो जनजातीय विद्रोह आपको देखने के लिए नहीं मिला। केवल गंगा का दियारा तो नहीं, जनजातीय विद्रोह तो यहाँ नहीं देखने को मिला। केवल मिथिला में तो इस तरह का नहीं है, मिथिला में नहीं, बल्कि दक्षिण बिहार में, जैसे भागलपुर जाइए, उधर जाइए, आप झारखंड की तरफ जाइए, गया की तरफ जाइएगा, तो उधर आपको देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन क्षेत्र शिक्षा केंद्र बिहार से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शिक्षा केंद्र बिहार से संबंधित नहीं है? नालंदा तो बिहार में ही है, ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। नालंदा कहाँ है? तो नालंदा की बात करते हैं तो आपको सबको पता है कि बिहार में ही है। ठीक है, विक्रमशिला की बात करते हैं तो ये भागलपुर वाला इलाका है, बिहार में। भागलपुर बिहार में, भागलपुर बिहार में। उदंतपुरी की बात करते हैं तो ये भी आपके बिहार में ही है।
आप हमें कमेंट करके बताइए। तक्षशिला की बात करते हैं तो ये आपके पाकिस्तान में है। यही आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, वो इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है संबंधित बिहार से, बाकी सब बिहार से संबंधित है, बाकी सब बिहार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे 25 क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए मिक्सअप क्वेश्चन थे, जिसमें करंट अफेयर्स और हूबहू मेरे प्यारे साथियों उसी टाइप के स्टेटमेंट, आपको ऑप्शंस, सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। तो इसी तरह के ये सीरीज आप लोगों को मैं देता रहूँगा, और ये जो है एग्ज़ाम तक चलते रहेंगे, और मैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का एक वीडियो ला रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है? तो चलिए, अभी तक चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।